हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मनक्सास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, प्रस्तावना या उद्देशिका में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह के प्रश्न आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं, इन सब बातों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। इसके बाद अनेक लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधानों में प्रस्तावना को रखा। अब अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और यही उद्देश्य प्रस्तावना का आधार बना। तो प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और वो कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा गया। परिचय पत्र, भारतीय संविधान का परिचय पत्र क्या है? प्रस्तावना। संविधान की आंख किसको कहा गया? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आंख, संविधान का सार कहा गया। जहां कहीं संविधान अस्पष्ट लगे या कोई किसी बात को लेकर अस्पष्टता नजर आए, तो वहां मुख्य आधार क्या बनता है? प्रस्तावना। भारतीय लोगों को किस प्रकार की राजनीतिक सुविधाएं मिली हुई है, कैसे कैसे अधिकार मिले हुए हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता और न्याय मिला हुआ है, ये सारी की सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई। अब अपन बात करते हैं प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मारंग 6 शुक्ल संवति विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो कहां से शुरू हुई? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, नेक्स्ट है गणराज्य बनाने के लिए था उनके समस्त नागरिकों को। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है दिलाने के लिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये 9 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कि जिनका अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला शब्द है संप्रभुता, अर्थात इसका अर्थ यह है कि भारत एक संप्रभु राज्य है अथवा आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी राज्य का डोमिनियन नहीं है, अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हालांकि देखिए, राष्ट्रमंडल और यूएनओ की सदस्यता भारत के पास है, लेकिन उससे भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संप्रभुता का क्या हुआ कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में और विदेशों से संबंध स्थापित करने में एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है। अगला शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का है समाजवादी, अर्थात समाजवाद। देखिए, भारत का जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। कहने का मतलब यह है कि येन केन प्रकारेण भारतीय समाजवाद राज्य आश्रित समाजवाद है, जो कि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता अर्थात राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण राज्य करेगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। देखिए, लोकतंत्रात्मक शासन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। तो देखिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में किया जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर जनता अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्रात्मक। अगला है गणराज्य। देखिए, शासन प्रणालियां 2 प्रकार की होती हैं, एक गणराज्य और दूसरी राजशाही। राजशाही शासन प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम का पालन किया जाता है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति
5 साल के लिए निर्वाचित होता है। अतः भारतीय शासन प्रणाली क्या है? गणराज्य है। अब बात आती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जो कि क्रमानुसार कैसे है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, लिंग आदि सामाजिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आर्थिक न्याय, कि प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक भारत के नागरिक को आर्थिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति बराबर होंगे, अर्थात उनमें संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति दोनों का क्या होगा? राष्ट्रीयकरण होगा। नेक्स्ट अगला न्याय है राजनीतिक न्याय, अर्थात सभी व्यक्तियों को राजनीति में भाग लेने का अवसर होगा, मतदान करने का अवसर होगा, चुनाव लड़ने का अवसर होगा और राजनीतिक कार्यों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। अगला है स्वतंत्रता। प्रत्येक भारतीय नागरिक संविधान में वर्णित स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकेगा और स्वतंत्रता उसका अधिकार होगा। नेक्स्ट है समानता। सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्तियों को समान सामाजिक अवसर मिलेंगे और सामाजिक दृष्टि से किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ यह है कि भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा, अखंडता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द। अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहां से लिए गए? तो ये तीनों शब्द कहां से लिए गए? 1917 की रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों शब्द कहां से लिए गए? 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहां से लिए गए? फ्रांस की राज्य क्रांति से। कहां से लिए गए? फ्रांस की राज्य क्रांति से। फ्रांस की राज्य क्रांति से। कहां से लिए गए? फ्रांस की राज्य क्रांति से 1789। तो दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए? रूसी राज्य क्रांति से, जो कि 1917 में हुई। स्वतंत्रता, समता और बंधुता तीनों के तीनों शब्द फ्रांस की राज्य क्रांति से लिए गए। अब अगला महत्वपूर्ण बात यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन कब हुआ? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? तो कितने शब्द थे? 3। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों के तीनों शब्द क्या है? क्रमानुसार जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। इस मुद्दे को लेकर भी
अब तक बहुत ही विवाद का विषय रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए, इन री बेरुवारीवाद 1960 एक केस आया, इंद्री बेरुवारीवाद 1960। इस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर केशवानंद भारतीवाद, इस वाद में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? अंग है। और संविधान निर्माता भी ये चाहते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने और भाग बने। तो इन बेरुवारीवाद 1960 प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद, इसमें भी ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और ये मुद्दा कब आया? 1973 में। केशवानंद भारतीवाद का मुद्दा कब आया? 1973 में। कि इसमें कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। उसने ये फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सीकरी थे। कौन थे? सीकरी। और कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ थी? 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसने ये कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। इसके अलावा चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीशों ने भी ये कहा है कि प्रस्तावना है वो न तो किसी संविधान के भाग में है, न किसी संविधान के अनुच्छेद में, अतः प्रस्तावना को अपन संविधान का भाग नहीं मान सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रस्तावना से संबंधित बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि संविधान की आत्मा या संविधान की आंख किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। दूसरा है वकीलों की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना, वकीलों की आत्मा किसको कहा जाएगा? रिट या याचिका को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन शब्दों को शामिल किया गया? तो तीनों शब्द क्या हैं? कर्मानुसार, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये शब्द कहां से लिए गए? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समाज